नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद साथियों। मैं दीपक सिखवाल ज्ञान विहार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के जो नए अपडेटेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आप इस चीज़ को लेकर अवेयर रहें, ठीक है साथियों। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के पहले भाग दीर्घ संधि के विषय में हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम उससे आगे गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज से अपना आज का जो पार्ट है स्वर संधि का। वो स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वो मैंने आपको लिखवाया था गुण संधि। गुण संधि। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं गुण संधि की परिभाषा क्या है, गुण संधि किसे कहते हैं, ठीक है। परिभाषाएं हैं मित्रों, थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको पढ़ें, सीखें, समझें। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उसके बारे में बता दें। मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में सबसे पहले आपके उन समस्याओं का समाधान करूँगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं गुण संधि के बारे में। तो मित्रों, गुण संधि में सबसे पहले अ अथवा आ स्वर होता है, ठीक है। और इसके बाद में आने वाले जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जिसमें पहला स्वर हो जाएगा ई अथवा ई, फिर हो जाएगा उ अथवा उ और उसके बाद में हो जाएगा री, ठीक है। तो पहले इन सब के साथ में अ अथवा आ ही आएगा, जो प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में होगा। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जो पहले आने वाला स्वर होगा वो हमेशा किसी व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, मात्रा के रूप में आएगा, और बाद में जो स्वर आएंगे वो स्वतंत्र रूप से आएंगे, ठीक है। तो अब मित्रों, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई हो तो क्या होता है, ए होता है। उसके बाद में अ अथवा आ के बाद में उ अथवा उ में से कोई स्वर हो तो क्या होता है, ओ होता है। और अ अथवा आ के बाद में री हो तो क्या होता है, अर हो जाता है, जिसमें र हलंत रहता है, आधा होता है, ठीक है। और इन सब की जो मात्राएं हैं वो भी जिस शब्द के जिस भाग से हम अ अथवा आ की मात्रा हटा रहे हैं उसी के स्थान पर हमें इन स्वरों की मात्राओं को लगाना है। अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई हो तो जहाँ से अ आ हटाया है वहाँ पर हमें ए की मात्रा लगानी है। इसी प्रकार उ अथवा उ के स्थान पर ओ की मात्रा, और अ अथवा आ के बाद में री हो तो अर होता है। जहाँ से हमने अ अथवा आ हटाया है वहाँ पर अ स्वर जुड़ जाएगा, और बाद वाले पद का जो प्रथम वर्ण है, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, उसके ऊपर जो ये र है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं गुण संधि की परिभाषा, जो कि किताबों में जिस तरह से लिखी हुई होती है हम उस तरह से इस परिभाषा को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दें पूरी तरह से। अब परिभाषा इसकी ये होती है कि अ अथवा आ के बाद में, अ अथवा आ के बाद यदि ई अथवा ई, उ अथवा उ तथा री हो तो क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के ध्वनि परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं, जिसमें सबसे पहले अ अथवा आ स्वर होता है, इसके बाद में ई अथवा ई हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ अथवा आ के बाद में उ अथवा उ होगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अ अथवा आ के बाद में री हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों, इसके सूत्रों के बारे में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं गुण संधि के पहले सूत्र के बारे में। तो पहले सूत्र में क्या होगा, अगर आपने परिभाषा ढंग से पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो पहला स्वर होगा वो होगा अ अथवा आ। इसके बाद में क्या होगा, अ अथवा आ के बाद में क्या होगा, तो अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई होगा।
तो अब आप ये बताएं कि अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई जुड़ेगा तो इन दोनों का परिणाम किस स्वर के रूप में हमारे सामने आएगा? तो वो परिणाम ए स्वर के रूप में हमारे सामने आएगा, जिसकी मात्रा हम अक्षर के ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। मित्रों, जब आप पढ़ते हैं तो साथ में कॉपी लेके बैठें। जो पढ़ा रहा हूँ इसको साथ साथ में नोट करते रहें, ताकि अच्छी तरह से आपके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएं। क्योंकि लॉकडाउन के इस दौर में जो क्लासेस, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो सभी अभी बंद चल रही है केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार। तो मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो भी मैंने इसी प्रकार से रखा है जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में होता है। ठीक है, तो आप भी इसकी फीलिंग लेते हुए साथ में रजिस्टर लेके बैठें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लिखवा रहा हूँ, इसको साथ साथ में लिखते रहें, पढ़ते रहें। और कोई समस्या आ जाए तो ऑफलाइन क्लास में जिस प्रकार आप पूछते हैं उसी प्रकार आप यहाँ कमेंट सेक्शन में जा कर के और अपनी समस्या को हम तक पहुँचा दें। निश्चित रूप से मैं आपकी समस्या, आपकी शंका जो भी है उसका उत्तर त्वरित रूप से देने का भरसक प्रयत्न करूँगा। ठीक है, तो आप नोट करते रहें। अब हम बात करते हैं कि पहले अ स्वर हो और उसके बाद में ई हो, तो इन दोनों के योग से हमें क्या बनाना है? ए बनाना है। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं। ध्यान रखना है कि प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। दूसरे पद का प्रथम स्वर क्या होना चाहिए? ह्रस्व ई होना चाहिए, छोटा ई होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है, देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र। तो मित्रों, आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो प्रथम स्वर शब्द है देव, इसमें देव के व में अंतिम स्वर कौन सा है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, अंतिम स्वर है इसमें अ। अब हम बात करते हैं इंद्र का प्रथम स्वर क्या है? तो इंद्र का प्रथम स्वर ई है। और अब हम संधि करेंगे तो अ प्लस ई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने अ निकाल दिया तो देव हलंत हो गया। आगे इंद्र शब्द में ई हमने निकाल दिया तो शेष भाग जो भी रहा इंद्र, हम इसको अलग करेंगे और शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आएगा, देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छी तरह से आपकी ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक दो उदाहरण मैं और ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया है इतर प्लस इतर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको अच्छी तरह से मैं एक बार पूरा विश्लेषित कर देता हूं ताकि आपके अच्छी तरह से हर स्टेज पर ये समझ में आ जाएं। हम बात करते हैं कि इतर में से इत र को हम हल करेंगे तो र में स्वर कौन सा है? र में स्वर अ है। तो हमने र को हल किया और इससे अ स्वर को अलग निकाल दिया, पृथक कर लिया। इसके बाद में इतर शब्द में से हम स्वर लेंगे ई और शेष खंड को हम कर देते हैं अलग। अब आप देखेंगे कि अ प्लस ई सूत्र की स्थिति हमें प्राप्त हो रही है। अब आप जानते हैं कि अ प्लस ई इन दोनों की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि इतर में से र में से हमने अ को निकाल दिया तो ये शब्द हलंत हो गया। अ और ई को जोड़ करके हमने ए बना दिया। ठीक है, इतर में से ई यहाँ निकल गया। अब यहाँ पर शेष पीछे क्या बचा है? तर बचा है। अब इस पूरे खंड का हम कर देंगे संयोग कर देंगे तो र के साथ में ए स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? र के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी तो शब्द क्या हो जाएगा? इतरे। पीछे क्या बचा है? तर बचा है। एज इट इज साथ में जोड़ देंगे, शब्द क्या हो जाएगा? इतरेतर। ठीक है, इतर प्लस इतर का संधि रूप क्या हो जाएगा? इतरेतर। अच्छी तरह से इसको समझ लें। इसी प्रकार मैं एक उदाहरण और लिख देता हूँ, मैं कुछ उदाहरण और लिख देता हूँ। आप स्वयं इसकी प्रैक्टिस करें, जवाब दें कमेंट सेक्शन में। मैं नियमित रूप से इसको देखता रहूँगा ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे व्यूवर हैं, जो देखने वाले हैं, वो वास्तव में एक पढ़ने की नीयत से इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ शब्द दे रहा हूँ। अथ प्लस इति, पान प्लस इच्छा, देव प्लस इंद्र, लोक प्लस इतर, ग्राम प्लस इतर, ज्ञान प्लस इंदु, ज्ञानेंदु। ठीक है,
तो मित्रों अगर मेरी ऑफलाइन क्लास होती तो मैं शायद यहाँ पर आपको इस सूत्र के 25-30 उदाहरण लिखवा देता। ऑनलाइन क्लास में इतना संभव हो नहीं पाएगा, आपके लिए भी काफ़ी कठिन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये गिने चुने उदाहरण लिख रहा हूँ। बाकी जो मुझसे पढ़ चुके हैं उन विद्यार्थियों को मालूम है कि मैं कितना बोर्ड भरता हूँ, कितने उदाहरण लिखवाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अथ प्लस इति, पान प्लस इच्छा, देव प्लस इंद्र, लोक प्लस इतर, ग्राम प्लस इतर, ज्ञान प्लस इंदु। इन सभी शब्दों के संधि पद क्या होंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और पढ़ाई के प्रति जो आप जागरूक हो उस चीज़ का मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देना है। मैं इंतज़ार करूँगा इन्हीं शब्दों के आपके उत्तर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी सूत्र के अगले खंड के बारे में। तो अगला खंड ये कहता है कि अ के बाद में ई दीर्घ हो जाए तो भी क्या होगा, ए ही होगा। हम बात कर लेते हैं, पिछले खंड में हमने पढ़ा था कि अ प्लस ई को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। अब इस खंड में हम ये पढ़ेंगे कि अ के बाद में ई दीर्घ होगा तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, पहला स्वर अ होगा, दूसरा स्वर ई यानी कि दीर्घ स्वर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका एक उदाहरण ले लेता हूँ, देव प्लस ईश। ठीक है, इसकी हमें संधि करनी है, शब्द है देव प्लस ईश। तो मित्रों अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि देव के व को अगर हम हल करेंगे तो व से स्वर कौन सा निकलेगा, अनुमान लगाएं और जल्दी से बताएं। व को हमने हलंत किया है, स्वर कौन सा निकलेगा, बिल्कुल सही, देव के व को हलंत करेंगे तो स्वर कौन सा निकलेगा, अ निकलेगा। आगे ईश में से प्रथम स्वर क्या है, ई, और उसके बाद क्या है, श है। अब हमें इनकी संधि करनी है। संधि किन दो पदों की होगी, अ प्लस ई की संधि होगी। अ प्लस ई की संधि क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि देव के व को हमने अभी तक हलंत रखा है, बाद के जो व में अ था और ईश का जो ई था, इन दोनों को जोड़कर हमने क्या बना दिया है, ए बना दिया है। और आगे पद क्या बचा है, शेष पद बचा है स, श। ठीक है, अब हम इस व और ए इनको आपस में जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा, व के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा, देवेश। तो देव प्लस ईश का संधि रूप क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से आ गया समझ में। मैं एक दो उदाहरण और बता देता हूँ। ठीक है, शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया है गण प्लस ईश्वर, इसकी हमें संधि करनी है। तो गण में जो ण है, इस ण से स्वर कौन सा निकालोगे, बिल्कुल सही बात, अस्वर निकालोगे। ईश्वर से स्वर कौन सा निकालोगे, ई निकालोगे। दोनों की संधि क्या कर दोगे, ए कर दोगे। शब्द को जोड़ दोगे ए स्वर के साथ में, तो गण प्लस ईश्वर का जो संधि पद है वो क्या हो जाएगा, गणेश्वर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ शब्द और मैं आपको दे रहा हूँ जिसके संधि जिन शब्दों की संधि करके आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए तो हो जाइए शुरू। ज्ञान प्लस ईप्सा। साथियों यहाँ पर ईप्सा जो शब्द है ये इच्छा का ही पर्यायवाची है। ईप्सा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इच्छा होगा। ठीक है, तो ज्ञान प्लस ईप्सा का संधि पद क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चंद्र प्लस ईश। ठीक है, तो इन दो शब्दों के आप उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज्ञान प्लस ईप्सा का क्या होगा, चंद्र प्लस ईश का क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। तो हमने देखो अ के बाद में ई पढ़ लिया, अ के बाद में दीर्घ ई भी पढ़ लिया। अब प्रथम पद के अंतिम स्वर के रूप में क्या आ शेष रह गया, तो अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा सूत्र है, ये सूत्र ये कहता है कि आ के बाद में ई होगा
तो भी क्या होगा, ए ही होगा। यानी प्रथम पद का अंतिम स्वर आ होगा और दूसरे पद का प्रथम स्वर ई होगा। ठीक है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इनके उदाहरणों को। तो शब्द इसका बनता है महा प्लस इंद्र। अब मित्रों आप यहाँ पर देखोगे कि महा में जो ह है, इस ह में स्वर कौन सा नज़र आ रहा है, निश्चित रूप से आ स्वर नज़र आ रहा है। तो अब आप महा में से ह को हल करोगे तो ह से स्वर कौन सा निकालोगे, आ स्वर निकालोगे। उसके बाद में शब्द क्या है, इंद्र है, इंद्र से कौन सा स्वर निकालेंगे, ई, और शेष पद क्या बचा है, इंद्र। अब हम आ और ई की संधि करेंगे, आ प्लस ई जुड़कर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इधर प्रथम पद में अभी आप देखिए ह हलंत है प्लस आ प्लस ई को जोड़ के हमने ए बना दिया है, और बाद में जो शेष पद है वो इट इज़ इसके साथ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ह प्लस ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हे हो जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, महेंद्र। शब्द क्या हो जाएगा, महेंद्र शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से महा प्लस इंद्र का संधि रूप क्या हो गया, महेंद्र हो गया। इसी प्रकार एक शब्द और मैं लिख देता हूँ, राका प्लस ईश। सॉरी, ये उदाहरण थोड़ा दीर्घ ई वाला आ गया। विद्या प्लस इंद्र, थोड़ा टिपिकल वैरायटी का उदाहरण है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। शब्द हो जाएगा विद्येंद्र। शब्द क्या हो जाएगा इसका, विद्येंद्र। लिखने का थोड़ा अभ्यास साथ साथ में करते रहें। ठीक है, सदा प्लस इव, राका प्लस इव। ठीक है, तो इन उदाहरणों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। विद्या प्लस इंद्र का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया है, विद्येंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार सदा प्लस इव का क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी प्रकार राका प्लस इव का क्या हो जाएगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आप ये जानना चाहोगे कि राका शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, अगर आपने पर्यायवाची शब्द यदि ढंग से पढ़े हैं तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि रात्रि के पर्यायवाची शब्दों में राका आता है। यानी कि राका शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, रात्रि हो जाता है। शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें, कठिन शब्द आपके पर्यायवाची शब्दों में भी काम आते हैं। ठीक है, तो एक पंथ दो काज करने की ओर हमेशा प्रवृत्त रहें, ताकि कम समय में आप अच्छे से अच्छा सीख सकें, समझ सकें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले सूत्र के बारे में। तो अगला सूत्र ये कहता है कि आ के बाद में यदि ई दीर्घ हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पहले स्वर क्या आना चाहिए, प्रथम पद का अंतिम स्वर आ होना चाहिए, दूसरे पद का प्रथम स्वर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया है, राका प्लस ईश। ठीक है मित्रों, आप देख रहे हैं कि राका में जब आप क को हल करोगे, हलंत करोगे, तो क से स्वर कौन सा निकलेगा, क में मात्रा किसकी लगी हुई है, आ की मात्रा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे स्वर कौन सा है, ई। शेष पद क्या है, श। आ प्लस ई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ प्लस ई जुड़कर ए हो जाएगा। अब आप देखते हैं इधर क्या है, राका में क अभी तक हलंत है, उसके बाद में आ प्लस ई को जोड़कर हमने ए बना दिया, पीछे क्या बचा है, श बचा है। अब आप क के साथ में ए स्वर को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, राकेश। क्या शब्द बन जाएगा, राकेश। इसी प्रकार महा प्लस ईश से क्या बनेगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। महा प्लस ईश क्या शब्द, ठीक है। वर्षा प्लस इतर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसका जो संधि पद बनेगा, साथियों कई बार कुछ स्वरों की समानता रखने वाले ऐसे कुछ शब्द बन जाते हैं जिनके विकल्प दो दो हो सकते हैं। जैसे वर्षा प्लस इतर को हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, वर्षेतर।
ठीक है। अब इसके दो संधि रूप हो सकते हैं, वर्ष प्लस इतर होगा तो भी वर्षेतर होगा, और वर्षा प्लस इतर होगा तो भी वर्षेतर होगा। अर्थगत दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा अंतर यूँ आ जाता है कि वर्षेतर में यदि प्रथम खंड यदि हम वर्ष मानते हैं तो अर्थ हो जाता है साल के अतिरिक्त, वर्ष का मतलब साल, और यही हम वर्षेतर में जो प्रथम शब्द है वो वर्षा मान लेते हैं तो हो जाता है वर्षा के अतिरिक्त, यानी बरसात के अतिरिक्त। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण आपको ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिनके दो दो संधि विच्छेद हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन शब्दों के बारे में। अगर परीक्षा में इस प्रकार के सवाल हालांकि आते नहीं हैं, पेपर बनाने वाले पूरी तरह से सावधानी रखते हैं इस चीज़ को लेकर के, मगर फिर भी अगर गलती से कभी इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो दोनों ही उत्तर उनके सही। अगर विकल्प में दिए हुए हैं, वर्ष भी दिया हुआ है प्रथम पद और वर्षा भी दिया हुआ है और दूसरा पद इतर दिया हुआ है, तो दोनों ही उत्तर उसके सही होते हैं। ऐसी परिस्थिति में नियमानुसार बोर्ड आपको उसका या तो बोनस अंक देना होगा या फिर उस प्रश्न को काटना होगा, जो भी करेगा वो निर्णय बोर्ड का होता है। सामान्यतः ऐसे शब्दों में दो विकल्प आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, तो ये हमने गुण संधि का जो प्रथम सूत्र है वो पढ़ा है। अब हम बात करते हैं दूसरे सूत्र के बारे में। दूसरा सूत्र क्या कहता है? दूसरा सूत्र ये कहता है कि अ अथवा आ के बाद में उ अथवा उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ हो तो इन दोनों के योग से क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मित्रों, पहला जो अ अथवा आ है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण वो यथावत रहेगा। पूरी गुण संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण के अंतिम स्वर के रूप में अ अथवा आ ही होता है, परिवर्तन दूसरे पद के वर्णों में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले अ अथवा आ के बाद में उ हो तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक शब्द लिख लेता हूँ, रहस्य प्लस उद्घाटन, रहस्य प्लस उद्घाटन। अब हम बात करेंगे इनके संधि करने की। तो साथियों यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है वो क्या होना चाहिए? अ। तो अब हम बात करते हैं रहस्य की। तो रहस्य में से जब हम य को हलंत कर देंगे तो य से स्वर कौन सा निकल जाएगा? अ स्वर निकल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अ स्वर के होने का प्रमाण यही होता है कि मूल जो वर्ण है वो हलंत नहीं होता है। यदि उसको हलंत करते हैं तो उससे अ स्वर पृथक होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं उद्घाटन। तो उद्घाटन से कौन सा स्वर लेंगे? ऊ लेंगे, और शेष खंड जो है इसको हम पृथक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से हम संधि किन वर्णों की करेंगे। बिल्कुल सही जवाब आपका, हम संधि करेंगे अ प्लस उ की, और अ प्लस उ की संधि क्या हो जाएगी? अ प्लस उ की संधि हो जाएगी ओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं शब्द को जोड़ने की। तो प्रथम पद में ये क्या आ गया? शब्द शेष रह गया रहस्य, यह अभी तक हलंत है। अ प्लस उ को जोड़कर हमने क्या बना दिया है? ओ बना दिया है। उसके बाद में क्या बचा है? शेष पद जो बचा है हम इसको अभी तक वैसा का वैसा रखते हैं। और जो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यह जो हलंत है, इस हलंत यह के साथ में हमें ओ स्वर को जोड़ना है। तो शब्द क्या हो जाएगा? रहस्योद्घाटन। जो बाद वाला पद है वो जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? रहस्योद्घाटन। ठीक है, चलिए वापस एक बार समझ लीजिएगा कि रहस्य में हमने यह को हल किया तो यह से हमने अ स्वर को पृथक किया, दूसरे वाले पद में से हमने उ स्वर को लिया, शेष पद को पृथक किया। इसी अ और उ को जोड़ करके हमने ओ बना दिया, और इसी ओ की मात्रा हमने इससे पहले आए हुए यह हल वर्ण के साथ में जोड़ करके शब्द क्या बनाया है? रहस्योद्घाटन शब्द बनाया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं कुछ और उदाहरण आपको देने वाला हूँ जिन पर आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से उनको सीखें, समझें। ठीक है, चलिए मैं इसके कुछ अगले सूत्र की बात कर लेता हूं। मैं इनके जो उदाहरण हैं वो बाद में सबके एक साथ मिले जुले एक साथ दे दूंगा मैं, ताकि आपके लिए भी काफ़ी रोचक रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अ के बाद में ऊ यानी दीर्घ स्वर आ जाए तो क्या हो जाए। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है एक उदाहरण से समझ में नहीं आया, मैं दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया है पुष्प प्लस उद्यान, पुष्प प्लस उद्यान। समझ लें इस उदाहरण को एक बार और वापस फिर से।
पुष्प में प को हम हलंत करेंगे तो प से स्वर कौन सा निकलेगा? अ स्वर निकलेगा। उद्घाटन से हम किस स्वर को लेंगे? ऊ को लेंगे, उद्यान से सॉरी, और शेष पद जो है उसको हम अलग कर देंगे, ध्यान को। अ प्लस ऊ को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अ प्लस ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इधर शब्द क्या बचा है? पुष्प प्लस ओ प्लस ध्यान। पूरे शब्द को जोड़ देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? पुष्पोद्यान। शब्द क्या हो जाएगा? पुष्पोद्यान। शब्द आ जाए पुष्पोद्यान में संधि कौन सी है? तो पुष्पोद्यान में संधि कौन सी बताओगे? पुष्प का अ और उद्यान का उ जोड़कर ओ बना है, तो यहाँ पर संधि कौन सी प्रकट हो रही है? गुण संधि प्रकट हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र बताएगा कि अ अथवा आ के बाद में उ दीर्घ हो तो भी क्या हो जाता है? ओ ही होता है। तो दीर्घ उ के उदाहरण हम पढ़ते हैं। पहले स्वर क्या होना चाहिए? अ, और उसके बाद में स्वर क्या होना चाहिए? दीर्घ उ, और इन दोनों के योग से हम क्या बनाएंगे? ओ स्वर बनाएंगे, प्राप्त करेंगे। इसके हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख लिया है, ज्ञान प्लस ऊष्मा। ठीक है, ज्ञान प्लस ऊष्मा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ज्ञान में जो न है, इस न में अ स्वर है, यानी कि हम ज्ञान में से न स्वर को हलंत करें, न को हल करेंगे तो स्वर कौन सा निकलेगा? यहाँ से अ स्वर निकलेगा। उसके बाद में ऊष्मा से हम कौन सा स्वर लेंगे? ऊ। शेष पद जो है हम उसको अलग कर देंगे। अब आप देखोगे कि अ प्लस ऊ दीर्घ ऊ, हमें इनको जोड़ना है। सूत्र भी हमें यही कहता है कि ह्रस्व यानी अ स्वर के बाद में ऊ दीर्घ होना चाहिए, और इन दोनों का परिणाम क्या होगा? ओ होगा। अ प्लस ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे कि पहले जो ज्ञान में जो न है वो न अभी तक हलंत है, अ प्लस ऊ का परिणाम ओ के रूप में हमारे सामने आ गया है, और उसके बाद में शेष पद जो है हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब आप यहाँ पर न के साथ में ओ को देखोगे, जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? ज्ञानोष्मा। बाद वाला जो पद है न के साथ में ओ जुड़ जाएगा, और बाद वाला जो पद है वो एज इट इज साथ में आ जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? ज्ञानोष्मा। ठीक है, तो इस प्रकार ज्ञान प्लस ऊष्मा का परिणाम क्या हुआ? संधि क्या हुई? ज्ञानोष्मा। इसी प्रकार का एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। ठीक है, तो वो शब्द हो जाएगा परम प्लस ऊर्जा। साथियों, दीर्घ ऊ के उदाहरण थोड़े कम होते हैं, शब्द कम होते हैं। ठीक है, तो इसके लिमिटेड जो उदाहरण है वो बनेंगे। परम प्लस ऊर्जा। परम प्लस ऊर्जा में आप देखोगे कि परम के म को आप हल करोगे तो यहाँ से स्वर कौन सा निकलेगा? अ स्वर निकलेगा। ऊर्जा से आप कौन सा स्वर लोगे? ऊर्जा से ऊ स्वर लोगे। शेष पद जो बचा है आप इसको अलग कर दोगे। अ प्लस ऊ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आपने देखा होगा अ प्लस ऊ के योग से क्या होता है? ओ होता है। अब आप यहाँ पर देखोगे परम में जो म है वो म अभी तक हलंत है, अ प्लस ऊ को जोड़ के हमने ओ बना दिया। शेष पद जो जैसा है वो एज इट इज गया। हलंत म के साथ में ओ जुड़ जाएगा तो शब्द क्या हो जाएगा? परमोर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार बाकी और जो उदाहरण मिलते हैं आप उन उदाहरणों पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, कहीं पर भी कोई समस्या आ जाए तो आप हम तक अपनी समस्या को ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, अगला जो सूत्र है वो सूत्र ये कहेगा कि पहले आ स्वर होगा और उसके बाद में ह्रस्व ऊ होगा, और उनका परिणाम भी क्या होगा? ओ ही होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सूत्र को। पहले स्वर क्या चाहिए? आ, और उसके बाद में क्या होगा? ऊ, और इन दोनों का परिणाम भी क्या होगा? ओ होगा। ठीक है, इस सूत्र के उदाहरणों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है महा प्लस उदधि।
महा प्लस उदधि। महा शब्द एक विशेषण है, उदधि शब्द का अर्थ क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, हमें इन दोनों शब्दों की संधि करनी है। तो अब आप यहाँ देखोगे कि महा में से जब हम ह को हल करेंगे तो ह से स्वर कौन सा निकलेगा? साथियों, आ प्लस उ का हम एक उदाहरण लेते हैं, महा प्लस उदधि। ठीक है, महा प्लस उदधि। अब आप यहाँ पर देखोगे कि महा में जब आप ह को हल करोगे तो ह से स्वर कौन सा निकलेगा? आ। उदधि से स्वर हम कौन सा लेंगे? उ। शेष पद क्या बचा है? दधि। आ प्लस उ की हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ओ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, पहले क्या शेष रह गया? महा में से ह को हमने हलंत किया, आ स्वर निकाला है, तो महा में से जो ह है वो अभी तक हलंत रहेगा। आगे आ प्लस उ को जोड़कर हमने ओ बना दिया है। शेष पद दधि है, एज इट इज आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि ह के साथ में ओ को हमें जोड़ना है, तो ह के साथ में ओ जोड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? महो। दधि शब्द एज इट इज आ जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा? दधि, महोदधि। तो इस प्रकार महा प्लस उदधि का संधि पद क्या हो जाएगा? महोदधि। समझ में आ गया आपके? अच्छी तरह नोटबुक में नोट कर लें। कोई भी स्टेज यदि समझ में नहीं आया हो, एक बार अच्छी तरह से और समझ लें। फिर भी कोई समझ गई हो तो कमेंट बॉक्स में एक और बता दें। अब हम बात करते हैं, ऐसा ही कोई आ हो, दो हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है सदा प्लस उत्सव। शब्द क्या लिखा है? सदा प्लस उत्सव। इसी तरह से आप देखोगे, सदा में से द को हल करोगे तो स्वर कौन सा निकालोगे? जल्दी से सोच समझ के इसका उत्तर दें, बताएं फटाफट। सदा में से जब द को हल करोगे तो स्वर निकलेगा आ। उसके बाद में उत्सव से स्वर कौन सा लेंगे? उ। शेष पद क्या बचा है? सव। ठीक है, आ प्लस उ को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? नया स्वर बन जाएगा, आ प्लस उ जोड़कर ओ। सदा में से द हलंत है, ये द अभी तक हलंत ही रहेगा, और पीछे जो शेष पद बचा है वो अभी तक जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। द के साथ ओ जोड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? सदो। शेष पद जो बचा है एज इट इज आ जाएगा साथ में, तो शब्द क्या हो जाएगा? सदोत्सव। सदा प्लस उत्सव का क्या हो जाएगा? सदोत्सव। इसी प्रकार होलिका प्लस उत्सव का आप बनाएं, होलिका प्लस उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्साह। ठीक है, इन शब्दों का क्या संधि रूप होगा कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे अगले सूत्र के बारे में। अगला सूत्र ये कहता है कि आ के बाद में उ दीर्घ हो तो भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। आ के बाद में उ दीर्घ हो तो भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। अच्छी तरह से इसको समझें। शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर महा प्लस ऊष्मा। महा प्लस ऊष्मा। आप देखोगे महा में स्वर कौन सा है? महा में जब आप ह को हल करोगे तो स्वर कौन सा निकलेगा? आ। ऊष्मा में से स्वर कौन सा निकलेगा? ऊ। और शेष पद क्या है? श्मा। जैसा है वैसा का वैसा हम लिख देंगे। जानते हैं आपकी आ प्लस ऊ की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ प्लस ऊ की संधि हो जाएगी ओ। महा में अभी तक जो ह हल है वो हल ही रहेगा, क्योंकि इसको हमें बाद वाले ओ के साथ में जोड़ना है। और उसके बाद में जो श्मा पद है इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे? ह के साथ में ओ जोड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? महो। शेष पद जो है वो एज इट इज आ जाएगा साथ में, तो शब्द क्या हो जाएगा? महोष्मा। तो महा प्लस ऊष्मा का संधि पद क्या हो जाएगा? महोष्मा हो जाएगा। मित्रों, कुछ और उदाहरण मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप अच्छी तरह से उन पर प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर ज़रूर बताएं। ठीक है, शब्द मैं लिखता हूं विवाह।
प्लस उत्सव, हर्ष प्लस उल्लास, पूर्व प्लस उक्त, गंगा प्लस उद्गम, मंत्र प्लस उच्चारण, शिला प्लस उत्कीर्ण, गर्व प्लस उन्नत, दुग्ध प्लस उज्ज्वल। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। आप अच्छी तरह से इन उदाहरणों पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर क्या होगा, सही पद वो ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। मैं रेगुलरली आपके द्वारा दिए गए इन उत्तरों को जांचता हूं, चेक करता हूं। अगर कोई गलती होती है तो उसका उत्तर भी मैं तुरंत देने की कोशिश करता हूं यथा सामर्थ्य। ठीक है, तो स्वर संधि के हमने 2 सूत्र यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे सूत्र के बारे में। ठीक है, तो तीसरा सूत्र संधि का ये कहता है कि अ अथवा आ के बारे में, अ अथवा आ के बाद री स्वर हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अ अथवा आ के बाद री हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। मित्रों इसके उदाहरणों को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि इसके जो उदाहरण, पारंपरिक उदाहरण जो आपको बहुत इजीली किताबों में, गाइडों में, कुछ ऑफलाइन कक्षाओं में जो टीचर पढ़ाते हैं, शिक्षक जो पढ़ाते हैं, मैं उनसे हट कर के कुछ नई वैरायटी के एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा। तो अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि वो उदाहरण जो पारंपरिक उदाहरण घिसे पीटे जो कुछ उदाहरण हैं, 5-7 उदाहरण, वो सामान्यतः आपको हर किताब में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे और उनको पढ़ के आप उनको कंठस्थ कर चुके हैं, ये मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए मैं आपको कुछ नई शैली के, नए प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ पर दूंगा। ठीक है, अभ्यास करें उन पर, थोड़े कठिन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनको कम देखते हैं उन शब्दों को, इसलिए वो थोड़े हमें कठिन लग सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है शिशिर प्लस ऋतु, शिशिर प्लस ऋतु। ठीक है, उदाहरण थोड़ा सा नया है। ठीक है, जैसा आप देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि जो उदाहरण पढ़ते हो, ये वो उदाहरण नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अच्छी तरह से इनको समझने का अभ्यास करें। शिशिर में से मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उससे हमें स्वर को बाहर निकालना है। ठीक है, तो शिशिर में अंतिम वर्ण र है, तो जब हम र को हलंत करेंगे, र को हल करेंगे तो र से स्वर कौन सा निकलेगा, अ, क्योंकि र हलंत भी नहीं है, अन्य कोई मात्रा भी नहीं है, यानी इसमें लघुत्तम स्वर कौन सा है, अ है। इसके बाद में हम बात करते हैं ऋतु से हम स्वर कौन सा लेंगे, री स्वर लेंगे। शेष खंड क्या बचा है, तू बचा है। अब हम बात करते हैं अ प्लस री को जोड़ना है हमें, तो अ प्लस री जुड़कर क्या हो जाएगा, देखिए अ प्लस री, ये रहा अ, ये रहा री, और इन दोनों की संधि होगी तो क्या होगा, अर होगा। ठीक है, तो अ प्लस री को जोड़कर हम क्या बना लेते हैं, अर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर शिशिर में र अभी तक हल है, ये हल ही रहेगा, और शेष पद यहाँ क्या बचा, ऋतु में से री को हमने निकाल लिया, शेष पद क्या बचा, तो अब आप देख रहे हो अ प्लस री को जोड़कर हमने अर बना लिया। तो जो र हलंत है, ये हलंत र किसके साथ जुड़ेगा, अ के साथ जुड़ेगा। तो शिशिर में जो र हल हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये जो र है, ये र हमेशा आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो इस र को हम यहाँ त के ऊपर लिखेंगे तो ये जो तू है ये पहले आ जाएगा और र इसके ऊपर आ जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, शिशिर ऋतु। शब्द क्या हो जाएगा, शिशिर ऋतु। मैं कुछ ऐसे ही उदाहरण आपको और दे रहा हूँ, आप उन पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक उदाहरण और समझा देता हूँ मैं, उसके बाद में
नए उदाहरण आपको देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है धाता प्लस ऋजु। धाता प्लस ऋजु। ऋजु शब्द का अर्थ होता है सरल, सीधा, सौम्य। ठीक है, हम बात करते हैं धाता प्लस ऋजु को जोड़। तो धाता में से जब आप त को हल करोगे तो स्वर कौन सा निकल जाएगा? आ। ऋजु में से हम री स्वर को अलग कर लेंगे, इस पर रह जाएगा जू। नियम के अनुसार हमें जोड़ना किसको है? आ प्लस री को जोड़ना है। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि अ प्लस री को जोड़ करके तो वो बना देते हैं, अ प्लस री को जोड़कर तो बना देते हैं अर। यहाँ तक तो वो सही होते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी गलती यहाँ कर देते हैं कि वो आ प्लस री को जोड़कर आर मान लेते हैं। मित्रों, ये आर नहीं होता है। नियम यही कहता है कि यदि पहले स्वर अ हो उसके बाद री हो तो भी अर बनेगा, और पहले आ स्वर हो और उसके बाद री हो तो भी जुड़ करके अर ही बनेगा। हमें आर नहीं बनाना है, हमें अर ही बनाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस उदाहरण। हमने आ निकाल लिया तो त अभी तक हलंत है। आ प्लस री जुड़कर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। शेष पद क्या बचा है? जू बचा है। ठीक है, त हलंत है, किसके साथ जुड़ेगा? अ के साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? धात। शेष पद ये जो र है हलंत है, तो ये जू के ऊपर आ जाएगा, जू पहले आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? धाता प्लस ऋजु का धातर जो हो जाएगा। इस प्रकार से अच्छी तरह से एक बार मैं वापस दोहरा रहा हूँ, आ प्लस री जुड़ करके भी अर ही बनेगा, आर नहीं बनाना है। सावधान रहें, इस चीज़ को लेकर ध्यान रखें। इन छोटी छोटी चीज़ों का जो अक्सर हम गलतियां परीक्षा में, पेपर में कर देते हैं जल्दबाजी के कारण, हमें वो गलतियां नहीं करनी है। आपको जो गलतियां करनी है आप यहाँ कर लो, क्योंकि अभी आपकी उन गलतियों का समाधान हो जाएगा, लेकिन आगे परीक्षा के समय वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ऐसी मेरी भी पूरी कोशिश होती है और भगवान से यही प्रार्थना होती है। ठीक है, और आप भी थोड़ा सा प्रयत्न करें, क्योंकि मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा जब तक साथ में आपका परिश्रम नहीं जुड़ेगा, मेरी मेहनत रंग नहीं लाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके मैं कुछ और उदाहरण आपको देने जा रहा हूँ, तो आप उन उदाहरणों को एक बार देखें। ठीक है, शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है वर्षा प्लस ऋतु। एक शब्द इसी का मिलता जुलता और लिखता हूँ मैं, वर्ष प्लस ऋतु। ठीक है, दोनों का जो पद बनेगा संधि पद वो एक ही होगा, वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष प्लस ऋतु। दोनों का जो संधि पद बनेगा वो एक ही बनेगा। कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद में शब्द लिखते हैं ग्रीष्म प्लस ऋतु, महा प्लस ऋण, धन प्लस रिद्धि, देव प्लस ऋण, ज्ञात प्लस ऋचा। ऋचा शब्द का मैं पहले वीडियो के किसी उदाहरण में बता चुका हूँ। ऋचा शब्द वैदिक सूक्त के लिए प्रयुक्त होता है। ऋचा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वैदिक सूक्त, वैदिक मंत्र, उसे बोलते हैं ऋचा। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं आपके लिए, आप इन पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। जो आपके परंपरागत उदाहरण हैं जो आप अब तक पढ़ते आए हैं उनको भी मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको यूँ ना लगे कि भाई वो उदाहरण कहाँ चले गए, वो उदाहरण तो बताए नहीं गए। ठीक है, लेकिन वो उदाहरण मैं आपको विच्छेद करने के लिए दे रहा हूँ। आप वो सरल उदाहरण हैं, आप उन पर अच्छी तरह से विच्छेद करने का जो अभ्यास है वो कर सकते हैं। शब्द है महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि। एक दो कठिन शब्द भी दे देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा बहुत इस गर्मी में भी आपको थोड़ा गर्मी का एहसास, जो अंदर पढ़ने की जो गर्माहट है वो बनी रहे। मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर पुरुषर्षभ। ठीक है, तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं इन सभी उदाहरणों को आप
इनका संधि विच्छेद करने का भी साथ साथ में अभ्यास करते रहें। आशा करता हूँ जो ये गुण संधि है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे अभी वृद्धि संधि के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। तीसरा जो स्वर संधि का भेद है वो है वृद्धि संधि। तीसरा जो भेद वो क्या है? वृद्धि संधि। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि में। तो मित्रों, वृद्धि संधि की जो परिभाषा होती है उस परिभाषा में सबसे पहले आने वाले जो स्वर हैं वो अ अथवा आ, इन दोनों में से कोई एक स्वर होता है। और बाद में आने वाले स्वर या तो ए अथवा आई होते हैं। अगर अ अथवा आ के बाद में ए अथवा आई हो तो क्या हो जाता है? आई हो जाता है, जिसकी मात्राएं 2 लगती है। अ अथवा आ के बाद में ओ अथवा औ हो तो क्या औ हो जाता है, जिसकी मात्राएं कुछ इस प्रकार से लगती है। ध्यान रखें इन मात्राओं का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके परिभाषा के बारे में। परिभाषा यही कहती है कि अ अथवा आ के बाद में ए अथवा आई या ओ अथवा औ तो क्रमशः आई तथा औ हो जाता है। परिभाषा लिख लेते हैं, आप भी लिख लें। अ अथवा आ के बाद यदि ए आई तथा ओ आई तथा औ हो जाता है। मित्रों, ये जो परिभाषा है वो जिस तरह से ऑफलाइन ताकि भी लिखवा नोट के बैठें, लिखते रहें साथ साथ, ताकि आपके नोट्स भी अच्छी तरह से प्रिपेयर होते रहें। करते हैं इस परिभाषा में आए हुए उदाहरणों सूत्रों के बारे में। तो इस परिभाषा के 2 सूत्र बनते हैं। पहला सूत्र ये बनेगा कि अ अथवा आ के बाद में ए अथवा आई होगा तो क्या होगा? आई होगा, ठीक है। तो हम पहला सूत्र इसका लिख लेते हैं। अ अथवा आ के बाद में ए अथवा आई हो तो क्या हो जाता है? आई हो जाता है। मात्राएं वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। ध्यान रखें इस चीज़ का। गुण संधि में एक मात्रा होती है, वृद्धि संधि में 2 मात्राएं। हालांकि इन दोनों के उदाहरण कहीं न कहीं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। अपवाद के रूप में इनके उदाहरणों को मैं अंत में, अभी इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा, जहां इन दोनों संधियों के जो अपवाद है, गुण संधि और वृद्धि संधि के, जहां विद्यार्थी निश्चित रूप से कन्फ्यूज़ होता है, ठीक है। वो उदाहरण मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है 1 + 1। जोड़ के गणित वाला 2 नहीं लिख देना है, ये गणित का जो नहीं है, ठीक है। ये हिंदी में इन शब्दों को जोड़ना है। बात करते हैं 1 + 1। तो आप जानते हैं कि 1 में से जब आप क को हल करोगे तो क स्वर कौन सा निकलेगा? क से अ स्वर निकलेगा। क के साथ और कोई मात्रा नहीं है, यानी लघुत्तम रूप से इसमें अ स्वर विद्यमान है। इसके बाद में 1 से ए को निकालेंगे, शेष पद क को पृथक कर लेंगे। अब आप जानते हैं कि अ + ए जुड़ क्या होगा? आई हो जाएगा। इधर आप देख रहे हो कि 1 में जो क है वो अभी तक हलंत है। अ + ए को जोड़कर हमने आई बना दिया है। शेष पद क्या बचा है? क बचा है। मित्रों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वरों के उच्चारण के बारे में ध्यान रखना है कि अ + ए जुड़कर क्या होता है। आप देखो, ये जो है इसको हम पढ़ते हैं ए, और ये जो है इसको हम पढ़ते हैं आई। ए आई, इसके उच्चारण का अच्छी तरह से अभ्यास करना है, क्योंकि संधि का सारा खेल, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ध्वनि का और ध्वनि में उच्चारण मुख्य होता है, इसलिए उच्चारण का बहुत महत्व होता है। हम सही उच्चारित करेंगे, सही बोलेंगे तो हम सही सही समझेंगे। तो ए अथवा आई, इन दोनों स्वरों के बीच उच्चारण का जो एक छोटा सा जो अंतराल है, इसको अच्छी तरह से समझें, ठीक है। ए अलग किया है और अ + ए को जोड़कर हमने आई बनाया है, ठीक है। अब आप देखते हो कि यहाँ पर क हल है और उसके बाद में आई की मात्रा को है, तो शब्द क्या हो जाएगा? एक कई क। क हलंत है, आई से जुड़ा तो एक कई
क ये पीछे जो बचा है वो एज इट इज़ आ गया। तो 1 + 1 को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों की संधि करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, 1 का 1। यहाँ पर आपने देखा कि अ के बाद में हमने एक है, ठीक है। अब हम अ के बाद में ऐ को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण मैं लिखता हूँ, इंद्र प्लस ऐरावत, इंद्र प्लस ऐरावत। अब आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये जो द्र है ये संयुक्त व्यंजन के रूप में आया है, ठीक है। कई बार हम ऐसे वर्णों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से र आधा है या द आधा है। तो ध्यान रखना अंतिम रूप से हम किसका उच्चारण कर रहे हैं। ये जो द्र है, इस द्र में आप देखोगे ये जो है द प्लस र के योग से बना है, तो इसमें अंतिम उच्चारण र का करते हैं। इसका जो हलंत वर्ण है वो र माना जाएगा, ना कि द माना जाएगा, ठीक है। रखें इस चीज़ का। चलिए, तो इंद्र में से हम जब इस द्र को हलंत करेंगे, यानी र को हलंत करेंगे, तो यहाँ से स्वर कौन सा निकलेगा, अस्वर। इसके बाद में ऐरावत, यहाँ पर ध्यान रखना हम कई बार इसको ऐरावत को एरावत पढ़ लेते हैं, एरावत नहीं है, ऐरावत है। इसको ऐ के रूप में ही, तो ऐरावत हमने ऐ को बाहर निकाल लिया, शेष पद क्या बचा, रावत। इसको एज इट इज हम रख देते हैं। अब आप जानते हैं कि अ प्लस ऐ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। में अभी तक आपने ये देखा है कि द्र हलंत है, ये हलंत ही रहेगा। इसके ऐ की मात्रा को जोड़ना है, बाद वाला पद जो रावत है वो जैसा है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। तो इंद्र प्लस ऐरावत को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, इंद्रावत, ठीक है। तो इस प्रकार अ के बाद में ए हो तो भी ऐ होता है, और अ के बाद में ऐ हो तो भी ऐ ही होता है। उदाहरण जो है मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको अभ्यास में रखें निरंतर अपने ध्यान, ताकि आप याद रखने में आसानी होगी। अभी हम पहले ये बात करेंगे कि आ के बाद ए होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मित्रों ये सूत्र कहता है कि आ के बाद में ए होगा तो भी क्या होगा, ऐ होगा। अब हमें ये देखना है कि पद का अंतिम स्वर क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है महा प्लस 1, ठीक है। हमें इन दोनों की संधि करनी है। तो महा में से जब आप ह को हल करोगे तो ह से स्वर कौन सा निकल जाएगा, आ से निकल जाएगा। 1 में से पहले स्वर क्या है, ए है, शेष पद बच गया, क बच गया। अब हम बात करते हैं आ प्लस ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि महा में से हमने आ को निकाल दिया, ह हलंत है, हलंत ही रहेगा। आ प्लस ए को जोड़ ऐ बना दिया, शेष पद क आ गया। अब ह ऐ की मात्रा जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, महैक। अच्छे इसको समझें। और इसके अगला है, उस सूत्र में हम ये पढ़ेंगे कि आ के बाद में यदि क्या हो जाएगा, ऐ ही होगा। इसके उदाहरणों को हम देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण मैंने लिख दिया, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। पर देखोगे कि महा में जब हम अ को हलंत करेंगे तो स्वर कौन सा निकल जाएगा, आ। ऐश्वर्य में से या ऐ, 6 शब्द जो बचा है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। आ प्लस ऐ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महा से आ को हम हो गया, आ जोड़कर हमने क्या बना दिया, ऐ बना दिया। शेष पद जो बचा है श्वर्य, इसको एज इट इज रख देते हैं। हलंत है, ऐ की मात्रा जोड़ तो शब्द क्या हो जाएगा, महेश्वर्य, महेश्वर्य। तो इस प्रकार से हमने वृद्धि संधि का सूत्र है पढ़ लिया है। अभ्यास कुछ उदाहरण हूँ, आपको करना है उन पर, और कमेंट सेक्शन में उनके उत्तर क्या होते हैं वो निश्चित रूप से हमें बताओ कि मैं बराबर देखूंगा, गलत होगा वहाँ मैं उनका सुधार करूंगा, ठीक है। तो उदाहरण है इस सूत्र के, हम वो और लिख लेते हैं। परम प्लस
ऐश्वर्य, न प्लस एक प्लस ऐरावत, सदा प्लस प्लस एक प्लस जन प्लस एकता। तो ऐसे ये कुछ उदाहरण है। आप इन उदाहरणों के उत्तर दें। निरंतर रूप से मैं इनका वॉच कर रहा हूं, मैं इनको देख रहा हूं। हम रहे हैं दीर्घ संधि के अगले सूत्र के बारे में। दीर्घ संधि का अगला सूत्र कहता है कि अथवा ओ हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको उच्चारण का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे और जहाँ दो मात्राएं उच्चारण हमें औ के रूप में करना है। हम सामान्यतः इनका उच्चारण ओ ऐसे ही पढ़ लेते हैं, जो कि गलत होता है। तो बार बार कह रहा हूँ कि संधि जो है ये ध्वनि पर आश्रित। ध्वनि के लिए उच्चारणों का अच्छी तरह से अभ्यास करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। सबसे पहले होगा तो क्या होगा, औ हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख लिया है, दीर्घ प्लस ओक। ओक ओक कठिन शब्द है, बहुत कम बार आपने शब्द देखा होगा। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने आज तक कभी इस शब्द को देखा भी नहीं हो, इस जानते भी नहीं हो। तो आपको बता दूं मैं, ओक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है घर, सदन, निवास, आलय, निकुंज, ओक। ये पर्यायवाची है, मतलब है बड़ा। हमें है तो दीर्घ में से घ है, इस घ को हम हलंत करेंगे तो यहाँ से स्वर कौन सा निकालेंगे? ओ से हम स्वर कौन सा निकालेंगे? ओ। शेष क्या बचे हैं? क। अब हमें इन की करणीय संधि आपको मालूम है कि हमें किन दो स्वरों को जोड़ना है? अ प्लस ओ को जोड़ना है। और अ प्लस ओ जोड़कर क्या हो जाएगा? ओ नहीं होगा, औ होगा। ध्यान रखना, अच्छी तरह से इसका अभ्यास कर लें ताकि परीक्षा में कोई गलती ना हो। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दीर्घ में से घ हलंत है, क्योंकि हमने यहाँ से अ स्वर निकाल लिया था और जोड़कर हमने बना लिया है, औ बना लिया है। शेष पद क्या बचा है? बचा है। अब हमें इस पूरे खंड को जोड़ लेना है। घ हलंत है, औ की मात्रा लग जाएगी तो शब्द क्या हो जाएगा? दीर्घ। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। ये उदाहरण मिलते जुलते और दूसरे उदाहरण हैं, उन पर भी बराबर अभ्यास करें। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर अ के बाद में औ होगा तो भी क्या होगा? औ ही होगा। उदाहरण मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि। यहाँ पर आप देखोगे कि वन में जब हम न को हलंत करेंगे तो स्वर कौन सा निकलेगा? अ स्वर। आगे से स्वर कौन सा लेंगे हम? औ। शेष पद क्या बचा है? षधि। जोड़ना किन दो स्वरों को है? अ के बाद में औ को जोड़ना है। अ प्लस औ जोड़कर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं वन में से न हलंत है, न के अ और औषधि के औ को जोड़कर हमने औ बना दिया है। शेष पद जो है षधि, इसको एज इट इज़ रखना है साथ में। और अब इस पूरे खंड को हमें जोड़ देना है। न के साथ में औ की मात्रा लग जाएगी, शब्द क्या हो जाएगा? वनौषधि। ठीक है, महा प्लस औषधि हो जाएगा, जिसका उदाहरण हम आगे अगले वाले खंड में पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रथम पद का अंतिम स्वर आ होगा और दूसरे पद के जो प्रथम स्वर हैं उनको हम पढ़ेंगे अब आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले सूत्र के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले अ के बाद में हमें स्वर क्या चाहिए? ओ अथवा औ में से कोई भी एक स्वर चाहिए। जोड़ने का तरीका वही है जैसा आपने अब तक सीखा समझा है। और इन आ के बाद में
ओ अथवा औ में से कोई भी स्वर होगा तो जुड़कर जो स्वर बनेगा वो औ ही होगा। ध्यान रखना यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ जो ये स्वर है ह्रस्व ओ या दीर्घ ओ ऐसा नहीं होता है, इनका पर्टिकुलर अलग से उच्चारण होता है। तो उच्चारण के रूप में ही इन ध्वनियों को, इन वर्णों को पढ़ें और समझें। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है महा प्लस औषधि, पदों की संधि करनी है। मित्रों आपको मालूम है कि महा में से जब हम ह को हल करेंगे तो स्वर कौन सा निकलेगा? महा में से हम आ स्वर को पृथक करेंगे। शेष पद क्या बचा है? औषधि। तो औषधि में से औ को पृथक करेंगे और उसके बाद में सधी को हम इसे अलग कर लेंगे। महा का आ और औषधि का औ, इन दोनों को हम जोड़कर क्या बना लेंगे? औ बना लेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि महा में जो ह हलंत है यह भी हलंत ही रहेगा। मह प्लस औ प्लस सधी, इस प्रकार का ये खंड जो हमें प्राप्त हुआ है। अब हमें इस पूरे के पूरे खंड का संयोग कर लेना है, जोड़ लेना है। ह हलंत है, साथ में औ की मात्रा जुड़ जाएगी तो शब्द क्या हो जाएगा? महौषधि। ठीक है। एक यहाँ पर उदाहरण और कुछ मैं आपके अभ्यास के लिए दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ शब्द लिख दिया है गंगा प्लस ओत्री, यमुना प्लस ओत्री, प्र प्लस औद्योगिक, तव प्लस औपगम्य। ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण मैंने आपके अभ्यास के लिए दिए हैं। अभ्यास करें इन पर और कमेंट सेक्शन में इनका सही संधि रूप क्या होगा वो बराबर लिखते रहें। ठीक है। आशा करता हूँ ये संधि आपके समझ में आ गई होगी, वृद्धि संधि। ठीक है। फिर भी कोई अगर समस्या आपकी रह गई हो, किसी शब्द के संधि में या संधि विच्छेद में यदि कोई समस्या आ रही हो तो वो शब्द भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निश्चित रूप से अगले वीडियो में उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है।